सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी लक्ष्य सीईटी 2026 पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना मॉडल पेपर नंबर 2 है उसे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। बात करें प्रश्नों के बारे में तो प्रश्न आपके कंप्लीट सिलेबस से लिए गए हैं, तो प्रश्नों को ध्यान से समझना है। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं पहले अपना ये पेपर, और पेपर के बीच में हम अपनी सारी बातें करेंगे कि क्या ये प्रश्न अपने सीईटी के लिए नहीं, ये सारे जो प्रश्न है ना वो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। देखो अब ज्यादा पहले चर्चा नहीं करेंगे, पहले प्रश्न पढ़ेंगे। अपना प्रश्न क्या है? ताम्र पाषाणिक स्थल गिलुंड राजसमंद में है के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कूट सत्य है भाई? अब ये कूट आप लोगों ने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं मुझे तो पता नहीं है, लेकिन ये प्रश्न करोगे तो जोर बहुत आएगा आप लोगों को। चलिए मैं बताता हूँ। पहला पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है? यह बनास संस्कृति की एकमात्र ऐसा स्थल है जहां बड़े पैमाने पर पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले। बिल्कुल सही बात है भाई, ये बनास संस्कृति का एकमात्र स्थल है जहां से आपके पकी हुई ईंटों के पैमाने में जो क्या है प्रमाण साक्ष्य मिले हैं। ध्यान से समझ लेना भाई। यहाँ से प्राप्त स्तंभ गर्त प्राचीन काल में लकड़ी के छप्पर वाले मकानों की उपस्थिति दर्शाते हैं। बिल्कुल दर्शाते हैं भाई। ये स्तंभ गर्त क्या होते हैं तो इसके बारे में बता देता हूँ। ये अपना धरातल है और इसमें अपने पास लकड़ी के खंभे गाड़े गए हैं भाई ऐसे, और अगर ये लकड़ी के खंभे गाड़े गए हैं तो ये आपके पास ये दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे जो छत थी ना वो छप्पर वाले मकान थे भाई। तो अपन आहट सभ्यता को तो ग्रामीण सभ्यता वैसे ही मानते हैं, तो ये आपके पास सबूत होते हैं कि कहाँ से मिले। स्तंभ गर्त दर्शाता है कि यहाँ पे छप्पर वाले मकानों की उपस्थिति भी दर्शाती है, तो बिल्कुल सत्य बात है। गिलुंड से हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है जो कहीं से भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? गिलुंड से मिले हैं। तो तीनों कथन सत्य है भाई। इसमें ये तीनों ही कथन क्या हो जाते हैं? सत्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? तिलवाड़ा, बालोतरा, बाड़मेर और बागोर भीलवाड़ा स्थलों में क्या मुख्य समानता है जो इन्हें राजस्थान के अन्य पुरातात्विक स्थलों से पृथक कूट में रखती है? यानी कहने का मतलब यहाँ दोनों स्थलों से सभ्यताओं से क्या मिले हैं भाई कि इनको सभी अपने भाई बहनों से अलग कर दिया? तो मैं बता देता हूँ। दोनों ही स्थल लोह युगीन भट्टियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। दोनों के यहाँ लोह युगीन भट्टियों के प्रसिद्ध नहीं है भाई। लोह युगीन भट्टियों के लिए सुनारी पढ़ेंगे अपन, चिंता मत करो, आगे आने वाला प्रश्न। दोनों स्थल मध्य पाषाणकालीन है जहां से सूक्ष्म पाषाण उपकरण एवं पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिले। ये दोनों तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों ही सभ्यताओं के लिए, तो ये आपका सही बात है भाई यहाँ पे। अब दोनों स्थानों से मौर्यकालीन बौद्ध विहारों के भग्नावशेष नहीं मिले हैं भाई। क्या है? नहीं मिले हैं। तो कहाँ के मिले हैं? गुप्तकालीन मिले हैं भाई। कुछ एक अवशेष मिले गुप्तकालीन अपने पास होने के। दोनों स्थलों का उत्खनन पूरी तरह स्वीडिश टीमों द्वारा नहीं किया गया भाई। स्वीडिश टीमों के द्वारा नहीं, अपनी भारतीय टीम भी शामिल थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें ओझियाना भीलवाड़ा सभ्यता के उत्खनन के संबंध में कौन सा कूट सही है, इसके बारे में बात करें तो देखो यह स्थल खारी नदी की घाटी में स्थित एक ताम्र पाषाणिक आहड़ संस्कृति का स्थल है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये ध्यान में रखना। कौन सी नदी? खारी नदी। खारी मीठी सब ध्यान में रख लेना भाई। ये यहाँ तीन चरणों की संस्कृतियों के अवशेष मिले। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ से प्राप्त गाय की मिट्टी की मूर्तियाँ, ये ध्यान में रखने वाली बात है भाई। और सफ़ेद चित्रित बैल जिसे अपन बनासियन बुल कहते हैं, ये भी यहाँ की अपने पास अनूठी पहचान है। तो तीनों ही कथन ये भी सत्य हो जाते हैं भीलवाड़ा ओझियाना भीलवाड़ा के लिए। पॉइंट्स है ना शानदार। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या? राजस्थान के लोह युगीन पुरातात्विक स्थलों के संबंध में विचार कीजिए। अभी विचार करते हैं भाई। क्या है विचार? जोधपुरा जयपुर से प्राप्त लोहे के हथियारों में तीर के अग्रभाग और किले मुख्य है भाई। बिल्कुल सही बात है। तीर के आगे का हिस्सा कौन सा? जैसे ये अपनी तीर है तो इसके आगे का ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा वहाँ पे अपने पास मिला है। कहाँ पे? अपने जोधपुरा जयपुर में। तो ये भी अच्छी बात है। और कील मुख्य रूप से यहाँ से मिली है। अच्छा नेक्स्ट क्या? सुनारी झुंझुनू। अभी बताया था ना मैंने, झुंझुनू सुनारी में पढ़ेंगे कि में से भारत की प्राचीनतम लोहे की धोखनी जो भट्टी से कम होता है ना, बिल्कुल जैसे कहते हैं भट्टी, लोहे गलाने की भट्टी मान के चलो, और अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियाँ मिली है। बिल्कुल दोनों ही कथन है। ये झुंझुनू सुनारी के बारे में सत्य वचन है भाई। लोह भरतपुर से प्राप्त विशालकाय यक्ष प्रतिमा शुंग काषाण कालीन लोह संस्कृति की पराकाष्ठा है। बिल्कुल भाई, तीनों ही कथन सत्य हैं यहाँ पे। जो अपने पास नौ भरतपुर भी क्या है? अपने लोह युगीन, यानी तीनों अपने पास क्या है? लोह युगीन क्या है? सभ्यता है। तो ये पॉइंट हो जाता है बढ़िया। नेक्स्ट बात करें तो क्या है? बागोर सभ्यता के संबंध में महासतियों का टीला शब्द का क्या महत्व है भाई? तो महासतियों का टीला क्या है? देखिए ऑप्शन देखते हैं। क्या
यहाँ सती प्रथा के सबसे प्राचीनतम लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, गलत बात है। इस टीले का उत्खनन करने पर मध्य पाषाण काल के कंकाल, मानव कंकाल और 5 तांबे के उपकरण मिले हैं। इसमें थोड़ी सी गलती है, बाकी बता देते हैं। यहाँ क्या है, मध्यकाल में राजपूत राजाओं का शमशान घाट था, बिल्कुल था भाई, और जिसके नीचे पाषाणिक प्राचीन पाषाण अवशेष दबे मिले हैं। ये दोनों ही कथन सही है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। केवल दोनों कथन मतलब यहाँ राजपूत राजाओं का शमशान भी था मध्यकाल में, और जिसके नीचे मध्य प्राचीन पाषाण अवशेष दबे मिले हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे तांबे के उपकरण नहीं मिले हैं भाई। अच्छा, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ के संदर्भ में कौन सा कूट गलत है, अभी देख लेते हैं। यह कुषाण काल और पूर्व गुप्त काल की एक समृद्ध व्यापारिक बस्ती थी, बिल्कुल सही बात है। याद रखना, रंग महल के बारे में कौन सी है, कुषाण कालीन है और गुप्त कालीन है। बढ़िया प्रश्न है ये। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तनों पर चमकदार हरी और काली पॉलिश करते थे, जिसे हरित कनक शैली कहते थे। इसमें एक थोड़ी सी सुधार करवा देते हैं भाई। यहाँ पे ये जो हरा है ना, इसको छोड़ देते हैं और लाल पृष्ठभूमि कर देते हैं भाई। लाल पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है, लाल पृष्ठभूमि का मतलब लाल कलर के बर्तन, और उन पे अपने पास नीले रंग की काले रंग की पॉलिश करते थे, सॉरी क्या है, काले रंग की पॉलिश करते थे, जिसे हरित कनक शैली भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना, इसको छोड़ देना हरी को, और लाल पृष्ठभूमि है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी अवशेष मूर्तियाँ नहीं मिली है, बिल्कुल मिली है भाई। यहाँ पे ये मूर्तियाँ मिली हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो आपके पास कौन से ये गलत कूट बता रखा है, तो गलत कूट में आपके पास 2 और 3 हो जाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास गलत है, जिनको सही करवा दिया ये ऑप्शन सही है, तो इसको ध्यान में रख लेना भैया ना। तो ये गलत कूट पूछा, तो गलत में आपके 2 और 3 गलत है, 1 सही है। नेक्स्ट क्या है, अपने सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, अभी बता देते हैं भाई। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, या ये कहाँ पे है, पक्षी पे सवार इंसान की बात करें तो ये आपके पास गरदड़ा में है भाई। कहाँ पे, गरदड़ा बूंदी में, ये ध्यान में रखना। पक्षी पे सवार इंसान की जो चित्रित बूंदी जो अपने पास पेंटिंग, वो कहाँ, गरदड़ा बूंदी में। अच्छा, गुप्तकालीन सिक्कों का विशाल भंडार बयाना में, बिल्कुल ध्यान में रखना, बयाना भरतपुर में है। क्या, गुप्तकालीन सिक्कों का विशाल भंडार। और बात करें प्राचीन औजारों का भंडार की बात करें, टोंटीदार पात्र है तो कुराड़ा में है भाई। कहाँ, कुराड़ा नागौर में है। और घोसुंडी का भागवत शिलालेख आप जानते हो भाई, ये नगरी चित्तौड़गढ़ में है। तो ये प्रश्न बढ़िया है भाई, क्या है, बढ़िया वाला। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, बालाथल उदयपुर सभ्यता के इस विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही कोट का पहचानिए भाई। देखते हैं, यहाँ से कुष्ठ रोग के भारत में प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 4000 साल पुराने कंकाल में मिले हैं। ये प्रश्न बढ़िया है भाई। कुष्ठ रोग के भारत में प्राचीनतम साक्ष्य बालाथल से मिले हैं। नेक्स्ट क्या, यहाँ के लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाते थे, जिसमें कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों शामिल थे। ये भी सही बात है। और यहाँ से कपड़े का एक टुकड़ा मिला, जो बैराट के अतिरिक्त राजस्थान में सूती वस्त्र का एकमात्र प्राचीनतम परिणाम माना जाता है। तो ये तीनों कथन सही है भाई, बालाथल उदयपुर के बारे में। ये तीनों कथन आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़िया है कि नहीं है, हाँ बढ़िया प्रश्न है, जो कि RS लेवल के हैं। तो आप तो CT कर रहे हो, CT की तो चिंता ही मत करो फिर। अच्छा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन नगरीय मध्यमिका सभ्यता के बारे में पूर्णतः सत्य है? पूर्णतः सत्य पूछा भाई, 3 गलत हैं, 1 सत्य है। यहाँ सबसे पहले 1904 में डॉक्टर DR भंडारकर द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था, बिल्कुल किया गया था भाई, यही सही बात है। बाकी देखते हैं, मौर्य काल में मालव जनपद की नहीं भाई, ये आपके पास सीवी जनपद है ना, सीवी में सही लिखूं तो ये होता होगा, सीवी जनपद की राजधानी थी, प्रशासनिक राजधानी थी। तो ये ध्यान में रखना। यहाँ से प्राप्त गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेषों पर केवल यूनानी कला का नहीं मिला भाई, यहाँ पे यूनानी कला का नहीं, यहाँ पे अपने पास गुप्त का जो मौर्यकालीन और अपने पास गुप्तकालीन, हाँ सही है भाई, मौर्यकालीन और गुप्तकालीन जो संस्कृति है उसके प्रभाव दिखाई दिए हैं, यूनानी के नहीं दिखाई दिए हैं। अच्छा, यह स्थल घग्गर नदी के पेटे पे नहीं, बिल्कुल गलत बात। ये आपके पास बेड़च नदी है ना, बेड़च, ये ध्यान में रखना। कौन सी, मध्यमिका नगरी बेड़च नदी के पास स्थित है, पेटे में स्थित है, या बेड़च नदी के इस पेटे में स्थित है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है आपके पास कालीबंगा के भवनों में दरार पाई गई है भाई, जो इसके किसी आकस्मिक प्राकृतिक आपदा से नष्ट होने का संकेत देती है। कारण है ना कथन, वो सही है भाई। और कारण क्या हो सकता है, पुरातत्वविदों के अनुसार ये दरारें लगभग 2600 ईसा पूर्व आए किसी विनाशकारी भूकंप के कारण बनी है। तो ये भी सही बात है।
तो ये जो कारण है ना वो इसके कथन की क्या है, व्याख्या सही कर रहा है अपने हिसाब से। तो जिस हिसाब से पुरातत्वविदों ने किया है तो इसमें कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की व्याख्या भी सही कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या भरतपुर के लोहागढ़ की बुर्ज वास्तुकला के अंतर्गत जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज, ये ध्यान में रखना भाई, फतेह बुर्ज का निर्माण क्रमशः किन विजयों के उपलक्ष्य में करवाया गया था। तो इसमें अगर बात करें तो जो ये आपने जवाहर बुर्ज और इसकी बात करें तो ये आपके पास कहाँ, दिल्ली विजय और अंग्रेजों पर विजय के लिए है भाई। ये किसने किसने बनवाई थी तो मैं बता देता हूँ। देखो, दिल्ली विजय की बात करें तो जवाहर सिंह है ना, जवाहर सिंह जो हमारे राजा थे, उन्होंने अपने पास दिल्ली को जीतकर, है ना, दिल्ली को जीतकर, कब की बात है ये आपके पास 1765 की बात है। 1765 में दिल्ली पे मुगलों का शासन था, तो उनको हराकर इन्होंने क्या है अपने पास जवाहर बुर्ज का क्या है निर्माण करवाया था। अच्छा, दूसरी बात करें तो अंग्रेजों पे, तो अंग्रेजों की बात करें तो 1805 पे जब अंग्रेजों ने भरतगढ़ जो किला है, भरतपुर किला है भाई, लोहागढ़, इस पे जब आक्रमण किया तो आपके पास वो इस किले को नहीं जीत पाए। तो अपने पास इस जीत के उपलक्ष्य में रणजीत सिंह ने, है ना, रणजीत सिंह ने अपने पास कौन सी बुर्ज का, फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो क्लास इतनी बाद में आगे तो काफ़ी बड़ी होती है क्लास, वो तो देखते नहीं हो आप लोग। तो ये जो बातें ना वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आमेर के जयगढ़ के भीतर स्थित दिया बुर्ज का स्थापत्य के दृष्टिकोण से क्या महत्व है भाई। ये दिया बुर्ज क्या है तो ये मैं बता देता हूँ, सीधा सा प्रश्न है। आमेर क्षेत्र पर निगरानी रखने के लिए दुर्ग का सबसे ऊंचा बिंदु है, उसे दिया बुर्ज नाम दिया गया है, ध्यान में रख लेना भाई। यहाँ इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट है तारागढ़ अजमेर में स्थित मीरान साहब की दरगाह के परिसर में किस महान राजपूत शासक सेनापति के घोड़े का मजार बना हुआ है जिसे वनस्पति की दाल चढ़ाई जाती है। तो इसमें मालदेव पृथ्वीराज नहीं, इसमें सूफी संत के घोड़े की मजार है भैया। ये सूफी संत है ना अपने पास सर सैयद हुसैन खींवसर नाम उनका पूरा भैया ना, सर सैयद खींवसर, मैं लिख देता हूँ ये लो, सर सैयद खींवसर, ये नाम उनका अपने पास है। जिनकी घोड़े की मजार है वो आपके पास कहाँ बनी है, तारागढ़ अजमेर में बनी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया, सिरोही में स्थित अचलगढ़ दुर्ग के स्थापत्य का जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने 1452 में करवाया था। इस दुर्ग में स्थित सावन भादो झील और किन की मूर्तियां स्थापत्य का मुख्य आकर्षण है भाई। तो मैं बता देता हूँ, राणा कुंभा और उनके पुत्र उदा की पीतल की मूर्तियां है ना, वो आपके पास क्या है आकर्षण का मुख्य केंद्र पात्र है। और उदा को अपने पास मेवाड़ का पितृहंता, पहला पितृहंता जिसको अपन कहते हैं पितृहंता कहा जाता है, जिन्होंने अपने पिता कौन राणा कुंभा की हत्या है वो इसी तालाब के किनारे ना, सावन भादो झील के किनारे हत्या कर दी थी। तो ये छोटी सी बात है, ये तो आपको याद भी होगी भाई। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, बयाना भरतपुर विजय मंदिरगढ़ भी कहा जाता है। इस दुर्ग में स्थित भीमलाट का निर्माण किस काल में हुआ और ये क्या है भाई, चलिए बात करते हैं। ये आपके पास जो बयाना का भरतपुर जो है ना, उसमें विजय मंदिर, इसमें एक भीमलाट जिसे अपन क्या कहते हैं गुप्त काल में विजय स्तंभ है भाई। ये क्या है, गुप्त काल में विजय स्तंभ है। और इसके बारे में एक और खास बात बता देता हूँ, सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ यही है भाई, है ना, सबसे प्राचीन जो स्तंभ है ना, क्या जो विजय स्तंभ है वो गुप्त काल का है, विजय स्तंभ है, जिसको भीमलाट कहते हैं, बयाना भरतपुर में है। बयाना भरतपुर को अपन विजय मंदिरगढ़ भी कहते हैं। इतनी बात तो अब आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, शाहबाद दुर्ग 12 किस पहाड़ी पर स्थित है और इसकी स्थापत्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। भीमा, ये क्या है, भामती पहाड़ी है और 18 फीट लंबी नवल बाण यानी नवलखा बाण तोप जो है ना, ये अपने पास यहीं पे रखी हुई है भाई। ये ध्यान में रखना, नवल बाण को नवलखा बाण भी कहते हैं। ये अच्छी बात है भाई, हाँ ये अच्छी बात कही आपने सर, तो ये ध्यान में रख लेना आप लोग। भामती पहाड़ी 18 फीट लंबी नवल बाण कहाँ, शाहबाद दुर्ग 12 में है, याद रह जाएंगे। हाँ बिल्कुल सर। चलिए, माधवराजपुर का किला जयपुर इतिहास और स्थापत्य में क्यों प्रसिद्ध है भाई। यहाँ कछुआ रानियों के सामूहिक जौहर किया, नहीं गलत बात, कछुआ रानियों ने जौहर किया ही नहीं भाई। कछुआओं रानियाँ जो थी ना, अपने जयपुर की जो रानियाँ थी, उन्होंने जयपुर शासकों में अपने पास साके की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। साके अपने पास चित्तौड़गढ़ में है, जालौर में है, सवाईमाधोपुर में है। इसके अलावा बात करें अपने उदयपुर है, चित्तौड़ की बात कर लिया, सिवाना हो गया, जालौर तो दोबारा बोल दिया हूँ। तो ये सारे अपने पास, जैसलमेर है अपने पास, ये होते हैं साके जहाँ पे हुए हैं। ये जयपुर वाला में अपने पास नहीं हुए भाई।
यहाँ मराठा सेनापति अमीर खां पिंडारी की बेगमों को कछवा सरदार भरत सिंह ने बंदी बनाकर रखा। ये पॉइंट हो जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड का प्रश्न वाला है ये भैया, नोटेड वाला है, ध्यान में रख लेना ये। तो आपका ऑप्शन यही सही है, यहाँ पूर्णतः में नहीं, ये बाकी सब वैसे ही है। नेक्स्ट है धाराधारगढ़ या रघुनाथगढ़ के नाम से जाने वाला चौमुआ गढ़ किस स्थापत्य श्रेणी का उत्तम उदाहरण है? तो ये बात बताएं तो विशुद्ध गिरी दुर्ग नहीं है, भूमि दुर्ग या धानवन दुर्ग की कैटेगरी में रख सकते हैं भाई। धानवन नहीं रखेंगे तो इसे भूमि दुर्ग रखेंगे। क्यों? क्योंकि अपने पास जयपुर के जो चौमू शहर है ना, वहाँ पे ये किला बना हुआ है, तो वो धरातल पे बना हुआ है, इसीलिए उसको भूमि या धानवन दुर्ग की कैटेगरी में रखेंगे। ये ज़्यादा टफ भी नहीं है, इसको छोड़ो भाई। अच्छा, इसमें छोटी सी बात बताएं तो ये जल दुर्ग कौन सा है जो 3 ओर से नदी के पानी से घिरा होता है? पारिक दुर्ग, जिसकी एक लंबी चौड़ी अपने पास से क्या होती है, एक दीवार होती है, वो होती है। ये बाकी अपन जैसे जैसे आगे चलेंगे सारे प्रश्नों के कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। अभी तो एक टॉपिक शामिल किया है आपके सिलेबस का। कोटा दुर्ग के स्थापत्य को देखकर कर्नल जेम्स रॉड ने क्या टिप्पणी की थी? बढ़िया प्रश्न है, ध्यान में रखना। चित्तौड़गढ़ के बाद यदि कोई दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है तो ये कोटा है, नहीं है, ये नहीं कहा उन्होंने। अग्रवाल शैली का नहीं, ये भी नहीं बताया। आगरा के किले को छोड़कर कोटा दुर्ग का प्रकोटा संपूर्ण राजपूताना में सबसे बड़ा है, ये बात कही थी अपने पास कर्नल जेम्स रॉड ने कहा। भाई मैंने थोड़ी ना कहा है, मैं कह भी नहीं सकता, मैं केवल पढ़ा सकता हूँ। 19वीं सदी में सामाजिक कानूनों के संदर्भ में नियमन जो अपने पास कितने हैं, 17 नियमन 17 है भाई, का संबंध किससे था? बाल विवाह प्रथा पर प्रतिबंध 1929 नहीं, सती प्रथा का उन्मूलन 1829, ये सही है भाई। ये आपके पास है जो 19वीं सदी के सामाजिक कानूनों के संदर्भ में नियमन जो 17 था, जो नियम 17 था, वो आपके पास सती प्रथा का उन्मूलन 1829 था। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा में किसके द्वारा की गई? देखो पूछ नहीं सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। ये भाई शिवदयाल खत्री जो है ना, ये आपके पास हो जाते हैं कौन से? राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना करने वाले, शुरुआत करने वाले यही है। तो ये देखो प्रश्न पूछ नहीं सकते, लेकिन भारत के अपनी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित टॉपिक आपके तो पूछ भी सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? पारसी धर्म सुधार के लिए 1851 में रहनुमाई माजदायसन सभा की स्थापना किन नेताओं द्वारा की गई? भाई ये नाम याद रखना, रहनुमाई माजदायसन नाम याद रह जाएगा भाई। तो ये आपके पास नौरोजी, अपने पास क्या है, नौरोजी फिरदौनजी थे, दादा भाई नौरोजी थे, और एस बंगाली, ये तीनों ही शामिल थे भाई इसमें। इसकी स्थापना में ये तीनों लोग शामिल थे, नाम याद रखना भाई। अच्छा, नेक्स्ट बात करें स्वामी विवेकानंद के धार्मिक विचारों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कूट सत्य है? बात करते हैं। इन्होंने अपने पास 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में वेदांत दर्शन की सर्वोच्चता सिद्ध की, बिल्कुल साबित की थी भाई इन्होंने। इसके बाद वे मूर्ति पूजा के धुर विरोधी थे और इन्होंने मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना। देखो, इन्होंने मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म तो माना था, लेकिन मूर्ति पूजा के आपके पास क्या है, ये धुर विरोधी नहीं थे भाई, धुर विरोधी नहीं थे। ये ऐसा कहते थे, ये मानते थे कि मूर्ति पूजा से अपने पास क्या है, वो जो मार्ग जिस पे अपन जाना चाहते हैं वो मिल सकता है, ये कहा था इन्होंने। तो ये ध्यान में रखना, ये अपने गलत हो जाता है। उन्होंने नव हिंदूवाद का प्रचार किया जो व्यवहारिक वेदांत पर आधारित था, तो ये बिल्कुल सही बात है भाई। तो यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएंगे, ये रहा आपके पास ऑप्शन 1 और 3 सही। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया? शारदा अधिनियम 1929 के तहत भारत के लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? हाँ, हो सकता है। देखो, शारदा एक्ट अधिनियम बाल विवाह से संबंधित था, तो यहाँ पे जो उम्र है ना वो डिसाइड की गई थी 18 वर्ष और 14 वर्ष, यानी लड़के की उम्र 18 साल और लड़की की उम्र 14 साल की गई थी। शारदा एक्ट अधिनियम अपने पास शारदा अधिनियम 1929 के तहत भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं 1891 की सम्मति आयु अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ, जिसका बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था भाई? ये बढ़िया प्रश्न है भाई। इसमें बात करें तो ये आपके पास है बहराम जी एम मालाबारी के प्रयासों से तो पारित हुआ। इसमें यह था कि भाई जो लड़की है उसकी सम्मति होनी जरूरी है। इसमें यह डिसाइड किया भाई कि जो लड़की की शादी है ना वो मिनिमम 12 वर्ष होनी चाहिए, यहाँ पे ये बताया गया था भाई, है ना। इसमें इसका विरोध इन्होंने ये इसलिए कह के किया कि भाई ये अपने पास क्या है, इनके सामाजिक मामले में दखल है, इसलिए विरोध किया था, ना कि इसके लिए विरोध किया था, है ना। ये सामाजिक दखल के आधार पे अपने बाल गंगाधर तिलक है वो इनका क्या विरोध करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं
नेक्स्ट क्या दिया, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने स्त्री पुरुष तुलना 1882, ये नाम याद रखना भाई, नामक पुस्तक लिखकर पुरुषों के दोहरे चरित्र और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की कड़ी आलोचना की थी। ये बढ़िया प्रश्न हो जाता है। तो इसमें अगर बात करें तो ये अपने पास आ जाता है ताराबाई शिंदे। किसने भाई, ये स्त्री पुरुष तुलना किताब जो है वो किसने लिखी थी, ये ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। और इसमें इसने अपने पास क्या, पुरुषों की आलोचना की थी और महिलाओं के जो अत्याचार हो रहे थे महिलाओं पे, उनका क्या है उल्लेख किया भाई इसने। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1718 में ब्रह्म समाज के द्वितीय विश्व विभाजन के बाद किन दो नेताओं द्वारा की गई भाई। ये बढ़िया प्रश्न हो जाता है भाई। इसमें अगर अपन बात करें तो आनंद मोहन बोस व शिवनाथ शास्त्री ने की है भाई। ये किसने की है, आनंद मोहन और बोस और शिवनाथ शास्त्री ने अपने पास द्वितीय, यानी कहने का मतलब इससे पहले एक बार और हो चुका था इसका विभाजन, और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी भाई। तो क्योंकि कारण भी मैं बता देता हूँ। इसके अपने पास जो सदस्य थे ना, केशव चंद्र सेन, कौन, केशव चंद्र सेन ने अपनी क्या है, अब इनकी अल्पायु बेटी थी भाई। अल्पायु का मतलब अपने नाबालिग, अल्पायु बेटी जो थी ना, उनकी शादी उन्होंने किससे कर दी, कूच बिहार के शासक से कर दी। कूच बिहार के जो राजा थे ना, उनसे उनकी शादी कर देता है। और शादी का विरोध दर्शाने के लिए आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने अपने पास साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये ध्यान में रखना, केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी की शादी किससे की थी, कूच बिहार के शासक से, अल्पायु बेटी की। थार मरुस्थल के अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश के 4 उपभागों को में बांटा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर। इसका सही क्रम क्या है, तो ये मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले जैसे अपने ये राजस्थान है ना, राजस्थान का मैप थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आप लोगों के लिए। ये राजस्थान का मैप आप लोगों के पास है ना, ये राजस्थान का मैप हो जाता भाई। और यहाँ से चलिए वहाँ, ये आपके पास राजस्थान का मैप है। इसमें बात करें तो हम अगर इस तरीके से इसको बांटे तो अपने पास आ जाता है कौन सा, अगर अक्षांशीय रेखाओं में बांटे तो सबसे ऊपर क्या आता है, सबसे ऊपर घग्गर का मैदान है भाई। क्या है भाई, घग्गर का मैदान। तो कहाँ पे है घग्गर, आपके पास ये एक ही में दे रखा है भाई, इसके अलावा कहीं और ही नहीं दे रखा है। तो कोई बात नहीं, ये तो सरल प्रश्न हो गया भाई, ये सरल प्रश्न हो गया। इसके बाद में देखो, इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपने पास शेखावाटी क्षेत्र आ जाता है। और इसके नीचे आएंगे तो आपके पास जो गोडवाड़ पे क्या है, शेखावाटी, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि यहीं पे आपके पास नागौर के आसपास का क्षेत्र जो अजमेर ने ये है, ये आ जाता है। और गोडवाड़ प्रदेश आपके पास इसके नीचे आ जाता है, सिरोही, जालौर, पाली जो वाला क्षेत्र वो यहाँ पे आ जाता है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात भी है कि घग्गर सबसे ऊपर है, तो ये तो प्रश्न आप बिल्कुल भी आसानी से कर सकते थे, है ना। इतना आसान तरीका बताते हैं कि समझ में आ जाता है आसानी से। अच्छा, नागौरी उच्च भूमि की मुख्य भौतिक समस्या क्या है, जिसके कारण अजमेर और नागौर के मध्य क्षेत्र को कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है भाई। जब जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, और फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से उनके दांतों का जो क्षरण है वो जल्दी शुरू हो जाता है, और एक कुब्बड़ वो अपने पास क्या है, कुब निकलना शुरू हो जाते हैं, झुककर चलना शुरू कर देते हैं वो लोग। किसके कारण, फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा के कारण। तो ये ध्यान में रखना भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, लोनी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित अपवाद क्षेत्र को दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में किस भौतिक उपनाम से जानते हैं, ये कर सकते हो आप लोग, गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। थली अपने पास हनुमानगढ़ बीकानेर का क्षेत्र है। वागड़ अपने पास नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। मेवल आपके पास कौन सा है, अपने पास प्रतापगढ़ है, इसके नीचे डूंगरपुर भी का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल है, उदयपुर का भी है। तो ये कुछ है कि क्षेत्रों को मिला के शामिल किया गया क्षेत्र है। तो ये बाकी सारे तो आप जानते हो भाई, इसमें तो कुछ अपने पास किंतु परंतु है ही नहीं। तो चलिए फिर। अच्छा, मरुस्थल के संदर्भ में मरुस्थल का मार्च परिघटना से क्या तात्पर्य, ये बढ़िया प्रश्न है भाई। मरुस्थल का मार्च आपके पास मरुस्थल का आगे की दिशा की ओर, आगे की ओर विस्तार होना होता है। क्या होता है, आगे की ओर विस्तार होना होता है। और आपके पास अगर बात करें उत्तर पश्चिम से, है ना, उत्तर पश्चिम से ये अपने पास किस तरफ जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, है ना, पूर्व की ओर जा रहा है। इसीलिए हरियाणा और दिल्ली में अपने पास, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अपने इसका विस्तार हो रहा है, यही कारण है भाई। और इसका विस्तार अपने हवाओं के कारण हो रहा है। और इसका भी कारण कि ये हरियाणा और दिल्ली में जा रहा है, ये सांबर जो गैप है ना अरावली में जो सांबर गैप है, ये शायद प्रश्न अपने पढ़ा है पहले, किसमें, अपने वनपाल भर्ती परीक्षा में जो पेपर सीरीज हुई थी ना उसमें, और एलडीसी में, दोनों में। सांबर जो गैप है ना, सांबर गैप
जो अरावली का जो पहाड़ी है ना, वो यहाँ सांबर में अपने पास क्या नीची हो जाती है, धरातली हो जाती है, जहाँ से हवाएं अपने पास से क्या है मिट्टी को उड़ाकर ले जा रही है, जिससे आपके पास हरियाणा और वहाँ पंजाब की तरफ से दिल्ली की तरफ क्या ये मिट्टी जा रही है और रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है। वही आपके पास क्या होता है, मरुस्थल का आगे की ओर विस्तार होना या मरुस्थल का मार्च होता है। अच्छा, नेक्स्ट है पूर्णतः पथरीले मरुस्थल को जहां बालू के टीलों का अभाव होता है, केवल आपके पास चट्टानें पाई जाती है। थार में क्या कहा जाता है, उसे हमादा कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, उसे हमादा कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना भाई। और अगर इसकी बात करें तो ये कंकर पत्थर युक्त है और ये पूर्ण रेगिस्तान मिट्टी रेतीला जो क्षेत्र है वो होता है। इसके बारे में प्रश्न आएंगे, चिंता मत करो आगे। अच्छा, रेतीले और कंकड़ पत्थरों से निर्मित मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं, इसको अपन रेग के नाम से जानते हैं भाई। कंकड़ पत्थरों से निर्मित यानी जहाँ पे अपने पास कंकड़ पत्थर भी मिट्टी कम कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं, जो मरुस्थल में पाया जाता है उसे रेग कहते हैं। बांगर आप नवीन मृदा को कहते हैं, याद है कि नहीं याद है बांगर, बिल्कुल नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। और इर्ग आपके पास मैंने बता दिया है संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है। इसके बाद जैसलमेर शहर के उत्तर में स्थित कलात्मक और ऊंचे टीलों को स्थानीय भाषा में धोरिया या हवा के कारण बनते बिगड़ते लहरदार स्तूपों को धरियन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, धरियन कहते हैं, याद रखना भाई। ये बाकी इसमें अपने पास मगरा मेवल के बारे में बता दिया। खादर आपके पास क्या होती है, वो जलोढ़ मृदाई होती है लेकिन प्राचीन होती है, जो अपने पास है पुरानी मिट्टी होती है वो होती है। इसके बाद क्या है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी सबसे क्या है प्रमुख भौतिक कारक कौन सा है। मरुस्थल में मरुस्थलीकरण का सबसे मुख्य कारण वर्षा का अनियमित होना है। किसी भी मैटर में आ जाए, अपने पास रेगिस्तान का बढ़ना है तो ये भी यही कारण है। तो ये ध्यान में रखना, वर्षा की अनिश्चितता मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण होता है। इसके बाद क्या है, थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के अतिरिक्त भारत के किन अन्य राज्यों में है, तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये रहा आपके पास, अभी पढ़ के आए हैं, है ना, अभी तो बता दिया, तो अब दोबारा बताने की आवश्यकता थोड़ी है समझाने की। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी मुख्य रूप से किस प्रकार की है। पश्चिमी तो ये आपके पास एरिडोसोल्स भी कहते हैं, इसको एंटीसोल्स भी कहते हैं। क्या है भाई, रेतीली बलुआ मिट्टी कहते हैं ना, इसको अपन एरिडोसोल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एरिडोसोल्स मिट्टी भी कहते हैं, और याद आएगा वैसे बाद में कहोगे आधा एरिडोसोल्स। और अपने पास कौन सी एंटीसोल्स, क्या है भाई, इसको एंटीसोल्स लिख के देता हूँ मैं, एंटीसोल्स मिट्टी भी कहते हैं। अब ये ध्यान में रखना, कौन सी मिट्टी को, अपने पास रेतीली बलुआ मिट्टी को। अब बात करें जलोढ़ मिट्टी कहाँ, पूर्वी मैदान में पाई जाती है, नदियों द्वारा बहाव क्षेत्र होता है। मध्यम काली मिट्टी अपने पास दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है, ये याद रख लेना आप। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, क्या है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और किस पहाड़ी पे है। तो सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा पे आपके पास सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, और ये जो अपने पास क्या जो सतपुड़ा श्रेणी है इसमें महादेव जो पहाड़ी है वहाँ पे धूपगढ़ जो है वो आपके पास कहाँ, अपने सतपुड़ा में सबसे ऊँची चोटी होती है। अमरकंटक में काल श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी है भाई, सही है, पारसनाथ छोटा नागपुर की है, और कलसुबाई हरिश्चंद्र श्रेणी है, बाकी सारी है तो सही, लेकिन आपके पास क्या है, ये सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है तो अपने धूपगढ़ महादेव पहाड़ी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करें पूर्वोत्तर भारत की पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ और लुसाई पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का यानी प्राकृतिक सीमा का निर्भर करती है भाई। तो इसमें आपके पास ये म्यांमार के साथ करती है। पटकाई बूम है, नागा पहाड़ियाँ है, लुसाई पहाड़ियाँ है, ये कहाँ, ये म्यांमार के साथ क्या बनाती है, सीमा बनाती है। तो इसमें समझाने वाली बात नहीं है, तो चलो आगे। गाडविन ऑस्टिन की बात करें, केटू जो कि भारत की पीओके में सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की किस श्रेणी का भाग है। अगर इसमें बात करें तो ये आपके पास है कराकोरम श्रेणी, जो कि आपके पास ट्रांस हिमालय का हिस्सा है भाई, किसका, ट्रांस हिमालय का। और ये क्या है भाई, ये मैंने पीछे वाले पेपर में आप लोगों को समझा दिया है, बिल्कुल भारत के मैप में समझाया है, तो यहाँ पे नहीं समझाएंगे भाई। ट्रांस हिमालय में कराकोरम श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी जो भारत की मतलब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन केटू है, वो कहाँ पे है, कराकोरम श्रेणी में, ट्रांस हिमालय का भाग है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया, उत्तराखंड में स्थित फूलों की घाटी हिमालय के किस भाग में पाई जाती है। तो ये आपके पास वृद्ध हिमालय में पाई जाती है भाई, कहाँ, वृद्ध हिमालय में पाई जाती है। जो मैंने आप लोगों को वर्गीकरण पिछली बार बता दिया है कि यहाँ से यहाँ तक का कौन सा हिमालय, यहाँ से यहाँ तक का कौन सा हिमालय, पिछले पेपर में बात हो चुकी है भाई।
चलिए इसके बाद में बात करते हैं, मेघालय का पठार भौगोलिक रूप से किसका पूर्वी विस्तार है, जिसे गारो राजस्थान राजमहल गैप या मालदा गैप मुख्य रूप से मुख्य भूमि से अलग करता है। तो इसमें हिमालय पर्वत का है, प्रायद्वीपीय पठार का विशाल मैदान है, तिब्बत का पठार का है। तो ये आपके पास प्रायद्वीपीय पठार का भाग है भाई। कौन सा, मेघालय का पठार भौगोलिक रूप से किसका पूर्वी विस्तार है, तो सीधी सी बात है प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी विस्तार है। तो याद रख लेना, ये मालदा गैप भी कहते हैं, गारो राजमहल गैप भी कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, किन निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर के निम्नलिखित भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा नीचे से ऊपर की ओर चलना भाई, कि दक्षिण से उत्तर की ओर। तो कार्डमम पहाड़ियाँ आपके पास कहाँ, नीचे नीचे है। तो सबसे पहले कार्डमम पहाड़ी आती है, नमलाई की पहाड़ी आती है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ। ये सही क्रम है भैया आप लोगों के सामने, है ना। ये कार्डमम, ये सारी अपने पास नीचे जो अनाईमुडी की पहाड़ियाँ है ना, केरल में, तमिलनाडु में, वहाँ पे है ये। तो ये कार्डमम अपने पास केरल में, इसके बाद अनाईमुडी केरल में, नीलगिरी की पहाड़ियाँ अपने पास तमिलनाडु में, और उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ भी इसके अपने जो ना तमिलनाडु उसमें है। तो ये सारी पहाड़ियाँ अपने सही क्रम में व्यवस्थित है यहाँ पे, तो ध्यान से देख लेना भाई। ये क्रम वाले पक्का पूछेंगे आपसे प्रश्न। हाँ, शिवालिक श्रेणी के पाद क्षेत्र में प्रदेश में पाए जाने वाले कंकड़ पत्थरों से निर्मित उस संकीर्ण पट्टी को क्या कहते हैं, जहाँ नदियाँ भूमिगत लुप्त हो जाती है। बढ़िया प्रश्न है। तो देखो भाबर के बारे में मैं पहले बता देता हूँ। भाबर वो क्षेत्र होता है जो पथरीला होता है, पत्थर होते हैं, ऊपर नीचे पत्थर रखे होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं। तो नदी का पानी जो आकर है वो उन कंकड़ पत्थरों के बीच में नीचे चला जाता है, और ऐसा लगता है कि नदी अपने पास से यहाँ से सूखी हो गई है, जबकि वो पत्थरों के नीचे पानी बह रहा होता है। तो वो तो होता है भाबर। तराई क्या होता है, जहाँ पत्थरों से समाप्त होकर नदी वापस अपने पास ऊपर आ जाती है ना, उसे अपन तराई क्षेत्र कहते हैं। तो तराई में अपने पास जो भूमिगत नदी होती है वो वापस ऊपर आना शुरू हो जाती है। तो ये भी याद रखना। खादर मैंने बता दिया क्या हो, और बांगर क्या है, ये दोनों अपने पास से बात बता दी है भाई, है ना। तो ये ध्यान में रखना। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हिमालय की नदियाँ 12 मासी होती है। इन नदियों का स्रोत, ये तो कथन हो गया है। और इन नदियों का स्रोत केवल मानसूनी वर्षा पर निर्भर न होकर ऊंचे पर्वतों पर स्थित हिमनदों के पिघलने पर भी आधारित है। बिल्कुल है, कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, तो ये सही है भाई, ये तो आप कर भी दोगे मुझे पता है। नेक्स्ट बात करें तो नाथुला और जेलेपला दर्रे भारत के किस राज्य में स्थित है, जो प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा था। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। तो ये आपके पास सिक्किम आ जाता है। क्या हो जाता है, सिक्किम हो जाता है, जहाँ नाथुला और जेलेपला जो दर्रे हैं वो मिलते हैं, और ये अपने पास प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा भी था। तो ध्यान में रखना सिक्किम। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है भाई। बहुत ही सरल प्रश्न है, पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, जो अपने पास जैन धर्म का एक प्रसिद्ध क्या है भाई, तीर्थ स्थल है। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अपने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के संदर्भ में क्या सही है। अच्छा शक्तियों के पृथक्करण में बात करें तो भारत में अमेरिकी संविधान की तरह कठोर शक्तियों का पृथक्करण लागू नहीं है भाई। चलिए, भारत में कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, ये होता है भाई, ये आंसर सही है। अब यहाँ पे न्यायपालिका कार्यपालिका के पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में करती है, नहीं कार्य करती है भाई। राष्ट्रपति विधायिका और न्यायपालिका दोनों के कार्यों को अकेले संचालित कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, भारत में कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, ये शक्तियों का पृथक्करण है हमारे पास। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ा। बढ़िया प्रश्न है, ये थोड़ा सा मैंने हल्का प्रश्न बनाया, मतलब करने का मतलब छोटा प्रश्न, बड़ा प्रश्न बनाना चाहिए था। वर्तमान संविधान के लगभग 2/3 प्रशासनिक और ढांचागत प्रावधान इसी अधिनियम से प्रभावित हैं। यानी कहने का मतलब 2/3 जो अपने उपबंध है ना, वो सारे इस 1935 के अधिनियम में थे भाई, उनसे संबंधित अपने पास क्या अधिनियम है अपने आज के संविधान में। तो ये सही पॉइंट है इसका। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो क्या संविधान की सर्वोच्चता का क्या अर्थ है भाई। इसका मतलब है कि कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, सरकार का कोई भी अंग या कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये सर्वोच्चता का क्या है, तथ्य है भाई। ये अपने संविधान की जो परिभाषा जो अपने पास क्या है विशेषताएं, ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक लेंगे हम। इसके बाद क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य का विचार भारतीय संविधान में मुख्य रूप से कहाँ से ये आप बता दोगे भाई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, भाग 4 ये है कि नहीं, 36 से 51 बिल्कुल याद आ रहा होगा बिल्कुल। तो भाग 4 में अपने पास क्या है, अनुसूचित है, और अनुच्छेद 36 से 51 है। तो ये ध्यान में रखना, कल्याणकारी राज्य का विचार जो है वो आपके पास राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ही आता है अपने भारत देश में।
नेक्स्ट बात करें क्या संसदात्मक लोकतंत्र में के भारतीय मॉडल और ब्रिटिश मॉडल में मुख्य क्या अंतर है। अंतर क्या है भाई, भारत में राज्य का मुख्य निर्वाचित होता है, गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत राजतंत्र है। ये भी सही बात है, दोनों बातें सही है भैया। ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, जबकि भारत में संसद की शक्तियां संविधान के तहत सीमित है। बिल्कुल सही बात है। भारत में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था है, जबकि ब्रिटेन में ये सीमित है। तो उपयुक्त सभी अंतर सही है भाई, ये सारे अंतर सही है ब्रिटेन और भारत के बीच में। याद रख लेना पॉइंट, हाँ पॉइंट वाइज, पॉइंट टू बी नोटेड है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं, क्या कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य आधार क्या है। नेहरू द्वारा दिसंबर यानी 13 दिसंबर को जो नेहरू जी ने अपने पास क्या है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था ना, वही आपके पास अपना जो संविधान है उस प्रस्तावना का मुख्य आधार है भाई। तो याद रख लेना ये भारतीय, और कोई दूसरा है नहीं, तो ये ध्यान में रखना भाई। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए। अगर मैं बताऊं तो आपके पास समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और आपके पास क्या हो जाता है अखंडता जोड़े गए थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात है, याद रखेंगे। हाँ ये याद भी रह जाएगा भाई आप लोगों के। अच्छा, प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम क्या है, ये बढ़िया पॉइंट है भाई। इसमें आपके पास देखो सही क्रम बता देता हूँ, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य होता है। ये सही क्रम है आप लोगों के पास, इसमें ध्यान में रखना भाई। अब ये थोड़ा सा ना लोकतंत्रिक, ये अंत में पंथ निरपेक्ष पहले है, तो क्या होगा स पहलो, आप देख कर लेना, अपना अनुमान लगा लेना, कुछ भी प्रश्न आ सकता है ये। अच्छा, नेक्स्ट बात करें किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। इसमें अनुच्छेद 368 किससे संबंधित, संविधान संशोधन से संबंधित है। और प्रस्तावना को पहले संविधान का ये अंग इसलिए नहीं माना कि प्रस्तावना को नहीं बदल सकते हैं। लेकिन फिर एक मामला आया जो कौन सा था अपने पास, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपके पास जो प्रस्तावना है ये मुख्य अपने संविधान का अंग है और इसमें अपने पास जो सरकार है वो चेंज कर सकते, लेकिन याद रहे अपने पास कोई मूल ढांचा है वो मतलब नष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये रोक लगाते हुए अपने पास छूट दे दी इसको। इसके बाद में प्रस्तावना में वर्णित पंथ निरपेक्षता का भारतीय दृष्टिकोण आप सभी जानते हुए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों को समान संरक्षण व आदर प्रदान करता है। ये पंथ निरपेक्षता की परिभाषा है। नेक्स्ट है भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ कपड़ा उद्योग के अत्यधिक विकास के पीछे कौन सा मुख्य कारण जिम्मेदार नहीं है ना, नहीं भाई नहीं। चलिए, क्षेत्र में कपास उत्पादन बेल्ट की निकटता, बिल्कुल सही बात है, निकट ही है कपास क्षेत्र, है ना, अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में ही तो होता है, दक्षिणी भाग में तो होता है, तो ये भी है। चंदेरिया जल विद्युत परियोजना से ग्रिड बिजली की उपलब्धता, बिजली भी जल्दी मिल जाती है, बिजली भी पास में ही है। क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह का होना नहीं, बंदरगाह हो ही नहीं सकता अपने राजस्थान में। एक तो ये तो भू आपद है, भू आपद जानते हो क्या, जहाँ पे भूमि होती है, पानी का कोई अता पता नहीं। और इसके बाद में प्रचुर मात्रा में कुशल श्रम और पारंपरिक बुनकरों की उपस्थिति, ये तीनों कथन सही है। एक आपके पास पॉइंट सी है वो सही नहीं है, बाकी देख लेना आप लोग, अब कर दोगे। नेक्स्ट क्या है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की स्थापना कहाँ की गई है, जयपुर में की गई है भाई, ध्यान में रखना। हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत कहाँ, जयपुर में किया है भाई, जयपुर मारो जयपुर। औद्योगिक विकास के लिए एकमुश्त समझौता योजना यानी वन टाइम सेटलमेंट का संबंध मुख्य रूप से किस वित्तीय संस्था से, आरएफसी से है भाई, राजस्थान वित्त निगम से है, ये है ना। अर्थशास्त्र आ गई भाई सर, सारे प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे, देखते जाओ क्या क्या आता है। राजस्थान का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जापानी ऑटोमोबाइल कंपनियों के जैसे होंडा के निवेश के कारण ग्लोबल हब बन गया, हब भाई, हल्ब बोल रहा हूँ मैं भी, क्या बोल देता हूँ, थक जाते हैं भाई आपके चक्कर में। अच्छा, टपुकड़ा और खुसखेड़ा ये जो है ना अलवर बेल्ट, ये आपके पास औद्योगिक जापानी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए है भाई, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में सिरेमिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना रिको द्वारा कहाँ की गई है, जहाँ सिलिका और क्ले की प्रचुरता है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो ये आपके पास खारा बीकानेर में की गई है भाई। और सिलिका और क्ले की प्रचुरता जो होती है, यानी सिलिका रेत और अपने जो क्ले जिससे अपन कहते हैं ना, आप बच्चे खेलते भी है इनसे, आप जानते हो क्ले, तो ये सिरेमिक कॉम्प्लेक्स वहीं पे स्थापना की गई क्योंकि यहाँ पे प्रचुरता दिखती, तो खारा बीकानेर की बात है। इसके बाद में बात करें राजस्थान के कृषि जलवायु खंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। राजस्थान को कुल 10 कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया, बिल्कुल सही बात है
बिल्कुल सही बात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा खंड उच्च शुष्क सीमित सिंचित बारानी क्षेत्र आईसी जिसे जैसलमेर और बीकानेर है, बिल्कुल सही बात है। सबसे छोटा आर्द्र दक्षिणी मैदान, बिल्कुल ये भी सही बात है। और ये 10 अगर क्षेत्र आपको देखने हैं तो मैंने एक क्लास अपलोड कर रखी है अपनी एलडीसी से संबंधित, तो उसमें देख लेना, मैंने सारा वर्गीकरण करवाया है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है भैया, किसमें 66 में। क्वेश्चन नंबर आगे बात करें तो क्या राजस्थान में कृषि के प्रकारों के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। कृषि पर बात करें तो बताना है कौन सा सत्य है भाई। चिमाता क्या है भाई? चिमाता भेल जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर की जाने वाली खेती, बिल्कुल सही बात है, चिमाता कहते हैं उसको। दजिया क्या होती है? मैदानी भागों में वनों को साफ करके की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित कृषि जो मैदानों में साफ करके की जाती है दजिया कहलाती है। वालरा क्या है? राजस्थान में स्थानांतरित या झूमिंग कृषि का सामान्य नाम। ये तीनों ही कथन सही है भाई, तीनों सही हो जाते हैं। तो चलिए ये अच्छा, नेक्स्ट बात करें राजस्थान में मावठ वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मावठ की बात करें तो देखिए, इसका मुख्य स्रोत भूमध्य सागर से उठने वाली पश्चिमी विक्षोभ है। मैंने मैप में समझाया आप लोगों को, बिल्कुल सही बात है भाई। मावठ किन से होती है? अपने भूमध्य सागर में जो पश्चिमी विक्षोभ उठते हैं ना, विक्षोभ होती है हवा तूफान के कारण उठने वाले, है ना, बादल वगैरह जो होते हैं, वो जो क्या है, जो गर्मी पाकर अपने पास के आपस में हवाएं लहराने लगती है और वो वापस में घूमते हुए चक्रवात में वो आती है हवा, तो उसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। यह शीतकाल में होने वाली वर्षा जो रबी की फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक है, बिल्कुल सही बात है भाई। और इसे राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप्स या अमृत की बूंदे कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। और ये मुख्य वर्षा बाजरा और ग्वार जैसी खरीफ फसलों की पैदावार बढ़ाती है, नहीं बढ़ाती है भाई। उस समय खरीफ की फसल होती ही नहीं है जिस समय ये आता है ना। लौटता हुआ मानसून और खरीफ ये दोनों अलग अलग हैं भाई, मैंने समझाया था आप लोगों को, मानचित्र में समझाया है मैंने। अच्छा, राजस्थान में सेम की समस्या के लगभग के भौगोलिक कारणों के संदर्भ में कौन से कथन निम्नलिखित कथनों की जांच करें। सेम क्या है भाई? देखो, सेम की समस्या मैं बता देता हूँ। जहाँ पे सिंचाई नदी वगैरह होती है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसके नीचे अपने पास क्या पानी इकट्ठा होने से उसके जो लवणीय क्षेत्र है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है और वो भूमि बंजर होना शुरू हो जाती है, दलदली हो जाती है, वो सेम होता है। अच्छा, यह समस्या मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर के सिंचित क्षेत्रों में अत्यधिक जल भराव और भूमि के नीचे अभेद जिप्सम की परत के कारण हुई है, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। गंगानगर हरियाणा जो हनुमानगढ़ है ये बहुत ही अपने पास क्या, हनुमानगढ़ ये रहा जिले का बड़ोपल गांव इस परिस्थितिकीय संकट से सर्वाधिक ग्रसित है, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कथन सही है, दोनों कथन सत्य है। ये लो नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई और सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में क्या स्थान है भाई। तो राष्ट्रीय सरसों उत्पादन है ना अपने पास सेवर भरतपुर में की गई है भाई और प्रथम स्थान है, ये सही है। बाकी आप जानते हो भाई ये तभी जी अजमेर है वो मसालों के लिए है कि नहीं। तो और इसके अलावा लूणकरणसर है, बीकानेर आपके पास मूंगफली वगैरह के लिए है, दुर्गापुरा जयपुर आपके पास है किसके लिए है, दुर्गापुरा अपने पास है जैसे लोह कारखाने वगैरह जो है ना उनसे संबंधित है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या बैंकिंग में प्रयुक्त होने वाले तकनीक एटीएम का संचालन किस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क उपयोग का उदाहरण है। तो ऑनलाइन और रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना भाई, कंप्यूटर की भी विशेषता है, बस अब इस पेपर में अपनी खत्म हो जाएगी तो ये ध्यान में रखना। पेपर कंप्यूटर से भी अलग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू होगा। अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रहों को अंतरिक्ष में नियंत्रित करने तथा मौसम की भविष्यवाणी के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग होता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है भाई। कौन सा? सुपर कंप्यूटर, याद रखना। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर तकनीकी का उपयोग किसके करके कार भवन या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का डिजिटल ब्लूप्रिंट या नक्शा तैयार करना कहलाता है। वो सीएडी कहलाता है भाई। ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। सीएडी की फुल फॉर्म कंप्यूटर है ना, ये बता ही देता हूँ, पूछ ले पता नहीं, एडेड डिजाइन होता है, ये देख लेना भैया आप लोग, है ना, डिजाइन। इसके बाद में बात करते हैं क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पर इंटरनेट के माध्यम से व्यापार सामान खरीदना क्या कहलाता है। ई कॉमर्स कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट बात करें कंप्यूटर की बहुमुखी प्रतिभा से क्या तात्पर्य है। ये कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान दक्षता के साथ करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है रक्षा के क्षेत्र में मिसाइल ट्रैकिंग और रडार सिस्टम से संचालन में कंप्यूटर का कौन सा कार्य होता है। यही होता है रियल टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग और टारगेट कंट्रोल होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या, रेलवे और हाईवे जहाजों में टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपके पास सीआरएस का प्रयोग किया जाता है भाई। क्या? सीआरएस का कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम, याद रखना सीआरएस होता है ऑफलाइन ऑनलाइन बुकिंग के लिए।
अच्छा, कंप्यूटर में प्रयुक्त पासवर्ड इंक्रिप्शन तकनीकें कंप्यूटर की किस विशेषता को मजबूत बनाती है? गोपनीयता और सुरक्षा को मजबूत बनाती है। ये प्रश्न सरल है इसलिए नहीं समझा रहा हूँ भाई। इसके बाद में बात करें मनोरंजन के क्षेत्र में, फिल्मों में डायनासोर, ये अपने पास ये हो जाता है। कंप्यूटर सिमुलेशन और CGI और VFX का कमाल होता है, वो दिखते हैं ना आप लोग फिल्मों में, हरे पर्दे का कमाल है सब कुछ और कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करें, स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के रिकॉर्ड, फीस जमा और करने का विवरण और परीक्षा परिणाम करने के लिए कंप्यूटर की कौन सी विशेषताओं का उपयोग किया जाता है? विशाल भंडारण क्षमता और तीव्र प्रोसेसिंग की जाती है भाई। नेक्स्ट बात करें तो चिप्स के पैकेट में, हाँ ये विज्ञान है भाई, तो ये भी शायद आपका टॉपिक अब की बार कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? ऑक्सीकरण और अपने पास जो है ना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाला, रासायनिक जो गुण है ना उनके बारे में। तो पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसका कारण समझाया है मैंने, है ना। ये क्या अंदर हवा भरने से, नाइट्रोजन से वो जो पदार्थ होते हैं ना, वो आपके पास एक तो टूटते नहीं है और दूसरा वो खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है? ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं? धनात्मक कहलाते हैं भाई। ये ध्यान में रखना, क्या करते हैं? ऐसे उत्प्रेरक जो बढ़ा देते हैं ना अपने पास क्या अभिक्रिया को गति देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसके बाद में पानी में चीनी या नमक का घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, आप जानते हो, है ना, जिसमें अपने रासायनिक गुण नहीं बदलते, वो सारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। इसके बाद में क्या है? तेल और वसायुक्त भोजन का हवा के संपर्क में आने पर खराब होना, दुर्गंध देना क्या कहलाता है? ये विकृत गंधिता कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। उदासीनीकरण, गैल्वेनीकरण मत कर देना भाई। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या है? जब किसी रसायन अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही स्वयं अपने उत्प्रेरक का कार्य करने लगे तो उसे क्या कहते हैं? स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक नहीं कहते हैं, याद रखना भाई। पेड़ से गिरे पत्ते का सड़ना किस? हाँ, पत्ते का सड़ना रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि उसके सड़ने के बाद में पत्ते को दोबारा उस मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। इसके बाद में कौन सा? मानव शरीर में होने वाली शोषण प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? मंद ऑक्सीकरण और ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया भाई। ध्यान में रखना, मंद ऑक्सीकरण, ग्लूकोज जब अंदर जाता है तो वो मंद ऑक्सीकरण करता है और ऊष्माक्षेपी का कार्य करता है। तो ये अपने पास शोषण है, बिल्कुल ये मंद ऑक्सीकरण और ऊष्माक्षेपी होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें क्या? उत्प्रेरक विष का मुख्य कार्य क्या होता है? इसमें बात करें तो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता या सक्रियता को नष्ट कर देना होता है भाई। क्या होता है? उत्प्रेरक की कार्य क्षमता या सक्रियता नष्ट हो जाती है, किसके कारण? उत्प्रेरक विष के कारण। नेक्स्ट क्या? एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पन्ना बनाना कैसा परिवर्तन है? सीधी सी बात है, भौतिक परिवर्तन है भाई। किसी भी धातु को पीट पीट के कितना भी कैसा भी चेंज कर दो आप लोग, उसमें केवल भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं होने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, जब लोहे पर जंग लगती है तो लोहे का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? भार बढ़ जाता है भाई। ध्यान में रखना, पहले बढ़ता है फिर घटता नहीं होता है भाई, ये भार बढ़ जाता है भाई। और ये भार क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो लोहा होता है ना वो क्या करता है भाई, ये जो लोहा है वो आपके पास हवा में, है ना, हवा में अपने पास क्या है? ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन लिख देता हूँ भाई, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करता है? फेरोसोफेरिक, है ना, फेरोसो मैं लिख देता हूँ भाई, फेरोसोफेरिक, फेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड मैं लिख देता हूँ, सही लिख देता हूँ, नहीं तो कहोगे सर ऑक्साइड, देख लेना भाई, ऑक्साइड की परत बना लेता है भाई, की परत बन जाती है और ये परत आपके पास क्या है? लोहे का वजन बढ़ा देती है। तो ध्यान में रखना, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जब लोहा अपने पास हवा में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तब। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट यहाँ से अपने इंग्लिश और हिंदी आ जाएगी तो अभी करवा देते हैं। चेंज द नरेशन, इनडायरेक्ट बनाना है भाई, इनडायरेक्ट अभी बना देते हैं, क्या सॉरी इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट बनाना है, ये इनडायरेक्ट दिया भाई। एक यहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो सकती है आप लोगों की भी, इनडायरेक्ट बना दिया, डायरेक्ट कैसे बनाए? तो देखो, सबसे पहले ही स्वोर बाय गॉड एंड सेड दैट दिया हुआ, इसका मतलब वाक्य सिंपल है। और इसके बाद में क्या दिया हुआ? ही हैड नॉट स्टोलन द मनी। तो देखो, ही सेड बाय गॉड आई स्वेयर आई डू नॉट स्टील, तो यहाँ पे हैड है ना, इसका मतलब है यहाँ पे डू नॉट नहीं होगा, क्योंकि डू नॉट का टेंस जब परिवर्तन करते हैं तो वो डिड नॉट होता है। क्या होता है भाई? तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। और आई हैव नॉट स्टोलन, तो हैव नॉट को अपन हैड नॉट में चेंज करते हैं भाई। तो एक बार ये देख लेते हैं ये है कि नहीं और में। और आई स्वेयर बाय गॉड आई डिडंट, ये भी ठीक है भाई अपने पास, क्योंकि डिडंट को भी अपन हैडंट में ही करते हैं। तो यहाँ पे आई स्वेयर, यहाँ बाय गॉड दिया हुआ, आई स्वेयर कह रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? बाय गॉड।
एंड सेड, तो बाय गॉड इसमें आ रखा है, इसमें आई स्वेयर है, आई स्वेयर बाय गॉड दे रखा है, तो इसने स्वोर में चेंज कर रखा है सेड टू को, तो इसका मतलब है यहाँ पे अपने पास ये ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे बस बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताया मैंने, तो आप इस तरीके से पहचान कर सकते हो, ये शॉर्टकट तरीके में ही काम चलने वाला आपका, नहीं तो गलत कर दोगे। यहाँ पे ब्लैक अपने पास करेक्ट टेंस फॉर्म बननी है, तो इफ वाला वाक्य है, इसका मतलब है ये कौन सा है, ये आपके पास कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा? कंडीशनल। और कंडीशन मैंने कितनी बताई है? 4 कंडीशन बताई है। इसमें आपके पास क्या है, एक वाक्य तो कंप्लीट होता है, एक अधूरा होता है, और ये रही कोमा, कोमा के बाद वाला वाक्य पूरा दे रखा, तो इसमें देखो अगर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है ना, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जो इफ वाला वाक्य है वो आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा भाई। ये किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट कब बनता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तब बनता है, या डिड का प्रयोग हो जाएगा। तो इसमें अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म तो है ही नहीं, तो इफ आई वाज, तो पास्ट में अपने पास वाज वर्ब दे रखा है ना, तो ये कर देंगे, हैड बीन तो होगा नहीं, एम होगा नहीं, तो वाज वर्ब में से आई के साथ वाज आता है, तो आई वाज हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, और क्या करना है? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट का मतलब इफ वाला वाक्य पास्ट में। इसके बाद में बात करते हैं चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। पैसिव चेंज करना है, और पैसिव इसमें क्या करते हैं, अपन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को अपन क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट को अपन क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। चलिए, सर्कमस्टेंसेज फोर्स्ड हिम टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, तो टू रिजाइन हिज फ्रॉम पोस्ट, तो अपने पास क्या हो जाती है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाता है, ऑब्जेक्ट ये रहा आपके पास, तो ये हो जाएगा ही सब्जेक्ट, तो ही वाज। तो यहाँ पे 10 इसमें अपने पास एक और खास बहुत ही शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ। अगर वाक्य अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, इस तरीके से वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो पैसिव वॉइस में आपको क्या देखना है, पैसिव वॉइस में आपको केवल वाज या वर्ब के साथ, है ना, वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लेनी है। बाकी एक बार देखते हैं, देखो इसमें ही वाज, देखो इसमें नहीं है, ही हैड बीन दे रखा, तो ये तो गलत हो गया, मैंने बता दिया वाज या वर्ब। और यहाँ पे टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ही वाज, नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, तो अपने पास ये ही वाज फोर्स्ड बाय सर्कमस्टेंसेज टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, ये मैं इसका उदाहरण भी बता देता हूँ, ये गलत है। और सर्कमस्टेंसेज वर, नहीं, ये गलत है। तो देखो इतनी आसानी से बता दिया मैंने। तो अब इसका एक ये जो है ना, आप कहोगे सर ये टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ही, ये नहीं आएगा पहले, क्यों? क्योंकि जो बच जाता है ना अपने पास ऑब्जेक्ट लेने के बाद में, वो बाय, अपने बाय के बाद में यहाँ पे लास्ट में ही लिखते हैं, पहले नहीं लिखा जाता है, इस कारण से अपन इसको नहीं मानेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा, चेंज द नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अपने ये बहुत ही सरल सा प्रश्न है भाई, है ना, ये विज्ञान का तथ्य है। टीचर सेड, टीचर टोल्ड हो जाएगा, दैट द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वैज्ञानिक तथ्य को अपन नहीं बदलते हैं, तो टीचर टोल्ड दैट, अपने स्टूडेंट वगैरह कुछ है नहीं, तो दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टीचर सेड, सेड को नहीं, गलत बात भाई, मैं गलत बोल गया, यहाँ पे ये सेड को चेंज ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपने पास आरवी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा भाई। द टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अरे सर इतनी जल्दी पकड़ लिया। हाँ बिल्कुल, टोल्ड में नहीं बदलेंगे अगर आरवी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, आरवी का इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला वाक्य। अच्छा, यहाँ पे सी डेज फॉर 2 आवर्स बिफोर सी रियलाइज्ड सी वाज इन द रॉन्ग क्लासरूम। अब यहाँ पे बिफोर के बाद वाला वाक्य में क्या दे रखा है, पास्ट वाक्य, पास्ट का पास्ट है, पास्ट वाज यानी पास्ट में है, और बिफोर से पहले भी आपको किसका प्रयोग करना है, पास्ट के टेंस का प्रयोग करना है। और पहले वाले वाक्य में अगर आपके पास सिंस या फोर है ना, सिंस या फोर प्लस टाइम दिया हुआ है, तो आपको इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। अगर पास्ट की कोई पहचान है तो ये मैंने टेंस की क्लास में आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझाया था। यहाँ पे तो मैं शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा भाई। नेक्स्ट बात करें, शायद कमरे में कोई छिपा है। इसमें कोई क्या है भाई, तो कोई अनिश्चित सर्वनाम है भाई, अनिश्चित सर्वनाम है भाई, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना, ये रहा आपके पास अनिश्चय सर्वनाम, अनिश्चित क्या बोल रहा हूँ मैं भी, इंडेफिनेट प्रोनाउन है भाई, ये आप समझ लेना आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, वह दिन भर पढ़ता रहता है, वाक्य में रेखांकित दिन भर क्या है, तो ये आपके पास कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो कालवाचक क्रिया विशेषण मतलब जो समय को दर्शाता है, और दिन भर अपने पास क्या है, अपने समय को दर्शा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा।
अच्छा नेक्स्ट क्या है, मामा जी ने धोबी से कपड़े धुलवाए भाई, सॉरी मामी जी है, मामी जी करवाएंगी, मामा जी की कहाँ हिम्मत है काम करवा ले किसी से, मामा जी की नहीं है बस की, मामी जी की बस की बात है। तो ये द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया है भाई, क्या है, द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्ता अपना काम किसी और के माध्यम से करवाता है, दूसरे से ही करवाता है, वो द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्या होता है, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी यहाँ पे क्या है, तो पंडित जी यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पंडित जी है ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है, और यहाँ पे इसे अपन क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए आगे, आगे वह स्वतः ही जान जाएगा, वाक्य में रेखांकित शब्द है किस सर्वनाम का, स्वतः यानी खुद भाई, खुद मतलब निजवाचक, तो निज मतलब ये रहा निजवाचक, निज, अरे स्वतः मतलब मैं खुद ही कर लूँगा, यहाँ जो करना मैंने है ना, यहाँ पे ऐसे करते करते अपने क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। पेपर नंबर 2 बढ़िया प्रश्नों के साथ है, आपके रिव्यूज कम आ रहे हैं भाई, रिव्यूज आप अपने पास कमेंट कर देते हो, लाइक कर देते हो, बस सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो हमारे चैनल को, कोई बात नहीं है, आप ऐसे देखो मस्त रहो, लेकिन अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस आज के इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, अगर चैनल पे आ रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट पेपर में, तब तक देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।